नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। सिटी लाइट में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। राजिम से बड़ी खबर, जहां पर अभनपुर नगर पंचायत सीएमओ के साथ ठगी हुई है। सीएमओ राजेश तिवारी से 9.5 लाख रुपए की ठगी की गई है। KFC की फ्रेंचाइजी के नाम पर यह ठगी की गई। तो भिलाई के सुपेलिया में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है। तो राजिम से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर अभनपुर नगर पंचायत के सीएमओ से ठगी हुई है। राजेश तिवारी इनका नाम, जिनसे 9.5 लाख की ठगी हुई है। KFC की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर ठगी हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के RSS की तुलना कौरवों से करने वाले बयान का मध्य प्रदेश के PCC चीफ कमलनाथ ने समर्थन किया। PCC चीफ का कहना है कि इस बारे में राहुल गांधी ने बीजेपी RSS की तुलना कौरवों से किस आधार पर की, ये उन्होंने बताया है। निक्कर पहनने से कोई धार्मिक नहीं बनता, मैं भी धार्मिक हूं, पर मैं निक्कर नहीं पहनता। बीजेपी RSS के लोग कहते हैं कि हमने धर्म की एजेंसी ले रखी है। उन्होंने धर्म के डिस्ट्रीब्यूशन का ठेका ले रखा है, और अगर हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हैं तो उनके पेट में दर्द होने लगता है। धार्मिक केवल निक्कर पहन देने से नहीं बनते। मैं भी धार्मिक हूँ, मैं निक्कर नहीं पहनता। बीजेपी और RSS का तो ये रूप है कि वो कहते हैं हमारी एजेंसी है, धर्म की एजेंसी हमने ली हुई है, धर्म की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हमें ली हुई है। हम अगर कोई धार्मिक आयोजन, कोई कार्यक्रम में जाते हैं तो बीजेपी के पेट में दर्द होने लग जाता है। तो छिंदवाड़ा पहुंचे मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन ने कमलनाथ की जमकर तारीफ की है। बिसेन ने कहा कि केंद्र में मंत्री रहते हुए कमलनाथ ने छिंदवाड़ा और प्रदेश का मान बढ़ाया है। गौरीशंकर बिसेन ने कहा कि कमलनाथ केंद्र के कद्दावर मंत्रियों में से एक थे। उनके पास बड़े बड़े विभागों का जिम्मा रहा। बीते 2 से 3 दशकों से छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा। गौरीशंकर बिसेन यही नहीं रुके, उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की भी प्रशंसा करते हुए कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया मूंछ के बाल हैं, अब कहाँ हैं कहाँ के हैं मुझे नहीं मालूम, वो हमारे लिए गौरव है। दरअसल पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन बीते दिन अमरवाड़ा और हर्रई के दौरे पर थे, जहां पर उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली। इसमें अधिकारियों की गैर मौजूदगी से नाराज भी नजर आए। कमलनाथ जी मान्यवर कमलनाथ जी लगातार यहाँ के माननीय सांसद निर्वाचित होकर के दिल्ली का उन्होंने प्रतिनिधित्व नहीं किया, बल्कि मिनिस्ट्री में भी रहे। अच्छे प्लेटफॉर्म है, अर्बन डेवलपमेंट उनके पास में रहा। और हमने गौरव की बात है कि छिंदवाड़ा के माननीय सांसद हमारे यदि केंद्र सरकार में मंत्री रहते हैं तो कहीं ना कहीं छिंदवाड़ा का भी सम्मान बढ़ता है और राज्य का भी। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शिरकत करने के लिए पहुंचे सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद और गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली सहित कई प्रवासी भारतीय आज पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र के अपेरल पार्क इकोनॉमिक जोन पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे के प्रवास के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्ष ने प्रसिद्ध दवा कंपनी, सोया प्लांट और वाहनों के पुर्जे बनाने वाली कंपनी का निरीक्षण करके उत्पादन संबंधी जानकारी ली। इस अवसर पर पीथमपुर के उद्योगपति तुलसी मनवानी सहित कई युवा उद्योगपति मौजूद रहे। आज गयाना के राष्ट्रपति हिज एक्सीलेंसी मोहम्मद इरफान अली का यहाँ पर विजिट हुआ था हमारी कंपनी में, जो कि उनको देख के काफ़ी अच्छा लगा। और इस कंपनी को गयाना से हम लोग कैसे ट्रेड रिलेशंस बढ़ा सकते हैं और कैसे वहाँ पे भी निवेश की अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हुए और एक बायलैटरल ट्रेड कैसे हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, उस बारे में हमारी काफ़ी अच्छी चर्चा हुई। इंदौर में 3 दिवसीय सम्मेलन का लाभ देवास को भी मिलने की बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। हालैंड से सम्मेलन में शामिल होने आए प्रवासी भारतीय सदस्यों का एक दल देवास पहुंचा, जहां पर प्लांट इन्वेस्टमेंट कर इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए कलेक्टर से चर्चा की। प्रवासी भारतीय राजेंद्र तिवारी ने बताया कि उन्होंने प्लांट के लिए जेल रोड पर जमीन देखी है। वे यहां 10 करोड़ निवेश करके कोल्ड स्टोरेज और फूड प्लांट लगाने की तैयारी में। हॉलैंड के रहने वाले राजेंद्र तिवारी ने बताया कि एग्री फूड्स का व्यापार करने के लिए अब इंडिया आएंगे, जिसे कलेक्टर ने देवास के लिए बड़ी उपलब्धि बताया है। देवास में कोल्ड स्टोरेज और एग्रीकल्चरल फूड प्रोडक्ट्स के ऊपर
यूनिट इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसी के संबंध में आज वो मुलाकात करने आए थे। उनकी प्लानिंग यही है कि यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेकर कैसे उनको सेमी फिनिश करके बिजनेस टू बिजनेस और प्रमोट किया जाए और इन प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करके उनके अच्छे दाम प्राप्त किए जाए। रायपुर में सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के 63वें सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स को होलसेल कॉरिडोर के लिए नया रायपुर में 500 एकड़ जमीन देने की घोषणा की। साथ ही सीएम ने कहा कि जमीन आरंग की तरफ प्रस्तावित भारतमाला प्रोजेक्ट के करीब होगी। एनआरडीए की ओर से जमीन चिन्हांकित की जा चुकी है। 1-2 महीनों की प्रक्रिया पूरी कर अलॉट करने का काम भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, सीएम ने सभी पुराने बाजार में पार्किंग, टॉयलेट, साफ सफाई और सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग पर भी सहमति दी और सभी बाजारों को स्मार्ट बाजार बनाने की घोषणा की। वहीं रवि भवन समेत दूसरे कारोबारी कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को पर्सनल बिजली मीटर देने की मांग पर भी सीएम ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा सीएम ने बताया कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में 300 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित कर रही है। कारोबारी भी रूरल इंडस्ट्री लगाते हैं तो सरकार जमीन देगी। कॉरिडोर घोषणा की है और जिसमें 500 एकड़ से अधिक जमीन की आवश्यकता पड़ेगी वो भी उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। 1 महीने के अंदर में जो डेवलपमेंट के कंसल्टेंट जो करना है वो भी काम हो जाएगा। 3-4 महीने के अंदर में निर्माण हो जाएगा। होलसेल कॉरिडोर की बात थी जिसको हम लोगों ने 1000 एकड़ मांगा था। 500 एकड़ चिन्हित हो गई है और 1000 एकड़ बोले जमीन कम नहीं पड़ने देंगे, पूरी 1000 एकड़ मिलेगी और 1 महीने के अंदर जमीन मतलब उसका जो फॉर्मेलिटी है वो जो लैंड यूज होकर चेंज है वो 1 महीने के अंदर हो जाएगा। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान के पास एनआईटी के सामने निर्माणाधीन यूथ हब और चौपाटी समेत रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अन्य कामों की लड़ाई अब हाई कोर्ट के बाद दिल्ली तक पहुंच गई है। आरएससीएल के कामों की शिकायत करने के लिए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे, सांसद सुनील सोनी, पूर्व मंत्री राजेश मूणत और शहर जिला अध्यक्ष और भाजपा के 26 पार्षद बुधवार को दिल्ली जाएंगे और शाम को 5 बजे केंद्रीय मंत्री पुरी से मुलाकात करके इसकी शिकायत करेंगे। चौपाटी के विरोध में धरने पर बैठे पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि केंद्रीय एजेंसी से आरएससीएल के कामों की जांच की मांग करेंगे। साथ ही स्मार्ट सिटी के कार्यों में अनियमितता और भ्रष्टाचार के दस्तावेज सौंपेंगे। प्रोजेक्ट के तहत केंद्र सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपए के ज्यादा दिए, जिस धन का दुरुपयोग यहाँ के महापौर, यहाँ के अधिकारियों ने मिलकर के किया। चाहे वो तालाब निर्माण की बात हो, सौंदर्यीकरण की बात हो, चौक चौराहों की बातचीत हो, और इसीलिए इन सब के तथ्य एकत्र होकर के हम माननीय केंद्रीय मंत्री पुरी जी से मिलेंगे। सब लोग जाकर के शिकायत करेंगे, इसकी जांच की मांग करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत 26 जनवरी से करने जा रही है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा अगले 2 महीने तक निकालेगी और इस दौरान कांग्रेस हर ब्लॉक, हर घर, हर परिवार तक जाएगी, जिसमें पार्टी के छोटे से लेकर बड़े नेता शामिल होंगे और हर घर पर एक स्टिकर भी लगाएंगे। यात्रा के दौरान भारत जोड़ो यात्रा के समय के राहुल गांधी के भावनात्मक पलों को एलईडी के जरिए जनता को दिखाया जाएगा। राहुल गांधी के संदेश के साथ प्रदेश सरकार उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाएगी और इस यात्रा को आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जनसंपर्क की रिहर्सल भी माना जा रहा है। भारत जोड़ो पदयात्रा की तर्ज पर 26 जनवरी से 2 महीने का हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में हर बूथों में, हर गांव में जाएगी और भारत जोड़ो का संदेश है, माननीय राहुल गांधी जी का संदेश है। वो संदेश और केंद्र सरकार की नाकामियां और हमारी सरकार की उपलब्धियों को हम जन जन तक पहुंचाएंगे। मध्य प्रदेश में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश में जातीय समीकरण को देखते हुए अलग अलग वर्गों को साधने के लिए कई रणनीतियों पर काम किया जा रहा है और इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग की बैठक हुई, जिसमें विभाग के सभी पदाधिकारियों समेत कांग्रेस के बड़े नेता शामिल हुए।
कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ और एससी वर्ग का बड़ा चेहरा माने जाने वाले फूल सिंह बरैया भी बैठक में मौजूद रहे। इसके अलावा पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो भी मौजूद रहीं। इस सम्मेलन के तहत कांग्रेस अपने अनुसूचित जाति विभाग के कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेगी। साथ ही विधानसभा 2023 को लेकर भी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। मध्य प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी संघ की मान्यता समाप्त हो गई, जिसके बाद सवाल खड़े किए जा रहे हैं। प्रदेश में कितने कर्मचारी संगठन हैं और कितनों को मान्यता प्राप्त है? बता दें कि मौजूदा समय में मध्य प्रदेश में 89 बड़े कर्मचारी संघ हैं। 19 संगठनों को मध्य प्रदेश शासन ने मान्यता दी है। इनमें से 2 बड़े संगठन मंत्रालय कर्मचारी संघ और तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ का रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो गया है। अब 17 कर्मचारी संघों को मान्यता है, बाकी संगठन गैर मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से भी 47 संगठन सक्रिय हैं, जिनमें प्रदेश भर के 6 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी जुड़े हुए हैं। चुनावी साल है और कर्मचारियों का मामला है, तो इस पर सियासत भी हो रही है। विपक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार कर्मचारी संगठनों की मान्यता खत्म कर रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि मान्यता तय मापदंडों से मिलती है, एक रूटीन वर्क है। कर्मचारी संगठनों को इस पर ध्यान देना चाहिए। और जिनकी वास्तव में संबद्धता खत्म हो गई है, उनको अपने प्रयास करने चाहिए और इसके आगे ही वो कर्मचारियों के हित की बात कर सकेंगे। पहले खुद के संगठन को तो व्यवस्थित और अनुशासित करें। कर्मचारी संगठन में फूट डलवाई है, जो उनकी जी हुजूरी कर रहा है उस संगठन को मान्यता है, और जो सरकार से लड़ने के लिए खम ठोक रहा है उनकी मान्यता रद्द कर दी गई है। सीधा गणित है। नैतिक दृष्टिकोण से चलती हैं। कर्मचारी संगठन कोई भी हो, चाहे मान्यता प्राप्त हो या गैर मान्यता प्राप्त हो, सभी कर्मचारी हितैषी कार्य करते हैं। वो सभी का आदर करना चाहिए कर्मचारी संगठनों का, वो कोई भी संगठन हो, सभी संगठन अच्छे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक की मान्यता तो दूर की चीज, कहीं रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। कोलकाता एसटीएफ की टीम खंडवा पहुंची, जहां से टीम ने आतंकी संगठन सिमी से जुड़े अब्दुल रकीब कुरैशी को गिरफ्तार किया। रकीब को ट्रांजिट रिमांड पर कोलकाता ले जाया गया। बताया जा रहा है कि अब्दुल रकीब सिमी का सक्रिय सदस्य रहा है और खंडवा में उसके खिलाफ 3 मामले दर्ज थे, जिसमें से 2 में वो सजा काट चुका है और तीसरे मामले में वो जमानत पर रिहा हुआ था। जेल से छूटने के बाद से रकीब खंडवा के 16 खोली क्षेत्र में ऑटोमोबाइल की दुकान चला रहा था। कोलकाता में सरकार विरोधी गतिविधियों में सोशल मीडिया पर रकीब का कनेक्शन सामने आया। मामले की छानबीन करते हुए कोलकाता एसटीएफ खंडवा आई। कोलकाता में 2 अन्य आरोपियों के साथ रकीब पर देश विरोधी, सरकार विरोधी गतिविधियों की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आईपीसी के अंतर्गत एक प्रकरण दर्ज किया था, जिसमें 2 आरोपियों को वहां गिरफ्तार किया था और उसी की विवेचना के तारतम्य में एसटीएफ ने खंडवा के अब्दुल रकीब कुरैशी पिता अब्दुल वकील को भी इसमें सह आरोपी बनाया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए वहां की एसटीएफ की टीम कल यहां पे आई थी। जो आरोपी अब्दुल रकीब जिसको गिरफ्तार किया गया था, ये पूर्व में भी सिमी का सदस्य रहा है। इसके खिलाफ पूर्व में 3 अपराध थे, जिसमें सजा सुनाई गई थी। ग्वालियर में लैंडिंग क्लब अमेरिकी कंपनी का एजेंट बताकर लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वालों की एफबीआई ने कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। अमेरिकन जांच एजेंसी ने ठगों के बारे में ग्वालियर पुलिस से ब्यौरा मांगा और ठगी के शिकार अमेरिकी नागरिकों की ग्वालियर पुलिस को स्टेटमेंट दिए हैं। लैंडिंग क्लब अमेरिकन कंपनी का एजेंट बताकर गुजरात के ठगों ने ग्वालियर के आनंद नगर में ठिकाना बनाया था। ठगों ने अमेरिका में रहने वाले करीब 250 से भी ज्यादा लोगों को ठगने का खुलासा किया। ठगी का सरगना सागर और उसकी पार्टनर मोनिका और दूसरे 5 साथी इन दिनों जेल में हैं। फिलहाल एफबीआई ने ठगों के पास से मिले लैपटॉप का क्राइम ब्रांच से ब्यौरा मांगा है, जिसे लेकर क्राइम ब्रांच पुलिस कार्रवाई में जुटी है। इंटरनेशनल कॉल सेंटर पकड़ा गया था और जिसमें कई बार इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, तो क्राइम ब्रांच के द्वारा ये कार्रवाई की थी। पुलिस 7 लोगों के स्टेटमेंट आ चुके हैं इसमें, और जो फाइनेंस जो कंपनी है कि ये पूरी तरीके से फ्रॉड कंपनी चल रही थी, उसके भी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा जो क्राइम ब्रांच के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, उसमें वो पूरी तरह से मदद कर रहे हैं और पूरी तरह के एविडेंसेज जो एविडेंसेज की जरूरत है वो हमें प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। रायपुर के रेलवे वैगन रिपेयरिंग शॉप यानी WRS में अब तक का सबसे बड़ा घोटाला सामने आया है। बताया जा रहा है कि WRS में कार्यालय अधीक्षक के पद पर पदस्थ रोहित पालीवाल को इंटरनेट बैंकिंग के जरिए ऑफिस के पैसों को ऑपरेट करने की अनुमति थी, जिसका फायदा उठाते हुए पालीवाल ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए से भी ज्यादा की राशि का गबन किया।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सरकारी खाते में सिर्फ 4,000 रुपए बचे। जांच में खुलासा हुआ कि 12 अप्रैल 2022 से 24 अक्टूबर 2022 के बीच आरोपी रोहित पालीवाल ने शासकीय राशि को करीब 10 ऐसे खातों में ट्रांसफर किया जिनके नाम भी सामने आए। फिलहाल मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रोहित पालीवाल समेत रेलवे के 5 अधिकारियों को हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। श्री रोहित पालीवाल जो पदस्थ है, उनने विगत 2 वर्षों में वहाँ एक कंटिजेंसी फंड होता है, उसमें करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपया था उस फंड में। उस फंड को उसने इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इधर उधर अपने निजी उपयोग में उसको क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएट किया है। रोहित पालीवाल के विरुद्ध हम जांच कर रहे हैं और जांच करके जो भी भारतीय दंड विधान की धाराओं के तहत इसमें अपराध पंजीबद्ध किया जाए। खरगोन जिले के ग्राम धूलकोट स्थित जूना बिलवा में ईसाई मिशनरी के आगामी आयोजन का विरोध शुरू हो गया है। दरअसल जायमल फलिया में ईसाई मिशनरी का 18 से 21 जनवरी तक आध्यात्मिक जागृति प्रार्थना महोत्सव प्रस्तावित है। महोत्सव के लिए कुछ लोगों ने एसडीएम से अनुमति मांगी है, जिसका जनजाति सुरक्षा मंच ने विरोध किया और राज्यपाल के नाम संयुक्त कलेक्टर सिराली जैन को एक ज्ञापन सौंपा। धर्मांतरित लोग एक आध्यात्मिक प्रार्थना के नाम से वो कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जो कि वो ईसाइयों से संबंधित कार्यक्रम है। और हमारी ये मांग है कि जो एसडीएम साहब के द्वारा उनको आवेदन आया हुआ है परमिशन के लिए, वो परमिशन ना दी जाए, क्योंकि वहाँ पर किसी प्रकार से कोई ईसाई लोग रहते नहीं हैं। और हमारा ये निवेदन है, ये कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे जनजाति लोगों को प्रलोभन के माध्यम से लालच देकर उनको धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर राजधानी रायपुर में पिछले 80 दिनों से धरना दे रही दिवंगत शिक्षाकर्मी की विधवाओं और उनके परिजनों पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी। जिला प्रशासन ने उनके धरने को अवैध घोषित करते हुए धरना स्थल खाली करने का फरमान जारी कर दिया है। जिला प्रशासन की दलील है कि धरना प्रदर्शन के लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली गई। इस बीच चक्का जाम किया गया, आत्महत्या की कोशिश की गई, इससे लोगों को मुश्किल हुई और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई। आदेश के बाद आज पुलिस के अधिकारी भी धरना स्थल पर पहुंचे और खाली कराने के लिए, लेकिन धरना दे रही विधवाओं और उनके परिजनों ने हटने से साफ साफ इंकार कर दिया। पुलिस ने उन्हें शाम तक का समय दिया, लेकिन शाम होते भाजपा कार्यकर्ता और दूसरे कर्मचारी संगठनों के लोग महिलाओं के समर्थन में आकर धरना स्थल पर जमा हो गए, जिसके बाद पुलिस को वापस लौटना पड़ा। द्वारा नोटिस दिया गया है कि आपके द्वारा बिना अनुमति के लगातार 84 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है। चूंकि आपके पास अनुमति नहीं है तो आप यहाँ से टेंट हटाइए, नहीं तो इस पर प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। इसी नोटिस के तामील के लिए हमारी टीम आई हुई थी और इन्हें रिक्वेस्ट किया गया कि आप लोग अपना आंदोलन खत्म करके अगले चरण के लिए दोबारा आ जाना, लेकिन अभी यहाँ पर इनको आंदोलन खत्म करना पड़ेगा। मुरैना शहर की बहुप्रतीक्षित योजना ट्रांसपोर्ट नगर का विकास करना तो दूर, नगर निगम के अधिकारियों को ये तक नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट नगर की वर्तमान में स्थिति क्या है। यहाँ कुछ भूमाफियाओं ने यातायात नगर की अधिग्रहित जमीन पर खेती की है और अधिकारियों को जानकारी तक नहीं है। हालांकि अब पता चला है तो अधिकारी जांच कर भूमाफियाओं पर एफआईआर की बात कह रहे हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों को अभी तक ये पता नहीं कि कौन से भूमाफिया इसमें फसल उगा रहे हैं। 1.5 साल से काम बंद पड़ा हुआ था, इसलिए इधर आना हुआ नहीं, इसलिए अभी तक संज्ञान में नहीं आ पाया था। ज्ञात हुआ है तो हम ये निरीक्षण करने आए और पता लगा करके किन लोगों ने ये फसल की है उनके विरुद्ध निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाए। दमोह के व्यापारी वरुण शरद अग्रवाल के परिवार ने शासकीय आरक्षित पट्टे की भूमि पर फर्जीवाड़ा किया। भूमि पर वर्षों से रहने वाले पिछड़े परिवार के साथ जालसाजी कर उनकी कृषि भूमि को अपने नाम दर्ज कराया है। इसकी जानकारी कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तुरंत सख्त एक्शन लिया। कलेक्टर ने कार्रवाई कर भूमि को शासकीय भूमि में पुनः दर्ज कर पीड़ित महिला को न्याय दिलाया, साथ ही मामले में संलिप्त अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमारे पति का नाम से भूदान की जमीन थी तो हमारा कब्जा दिला। बात ये आई थी कि एक जमीन ऐसी है जो शासकीय पट्टे की होने की वजह से अहस्तांतरणीय है और उसमें अहस्तांतरणीय के जो पैरामीटर्स हैं उनको रिमूव करने की बात आई थी। उस मामले में हालांकि अभी जांच चल रही है, लेकिन
उस मामले को अपील में लेते हुए एडीएम कोर्ट में पुनः अहस्तांतरणीय दर्ज कर दिया गया। ग्वालियर में पेड़ों की शिफ्टिंग को लेकर हाउसिंग बोर्ड का प्रोजेक्ट फिर विवादों में आ गया है। देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन कंपनी की लापरवाही सामने आ रही है। दरअसल उच्च न्यायालय ने 1080 पेड़ों में से सिर्फ 79 को काटने और 329 को शिफ्टिंग का आदेश दिया, लेकिन लोगों का कहना है कि कई पेड़ों को जमीन से निकालकर शिफ्टिंग के बजाय फेंक दिया गया, जिसे लेकर प्रकृति प्रेमियों ने चिपको आंदोलन शुरू कर दिया है। इसमें कई युवा भी जुड़े हुए, जहां सभी ने पहले मानव श्रृंखला बनाई, फिर उन पेड़ों तक मार्च निकाला। साथ ही सभी ने एसपी कलेक्टर से कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मध्य प्रदेश की ग्वालियर में 30 पुनर्गणतीकरण योजना है, उसका विरोध शुरू हो गया है, क्योंकि इस योजना के तहत सैकड़ों पेड़ों को काटा जा रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने जितनी परमिशन दी है उससे कई ज्यादा काटे जा रहे हैं, जिसके विरोध में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं और पर्यावरणविद हैं, वो यहाँ पर जमा हो गए हैं और कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पर पेड़ों को कटने नहीं देंगे। देखिए जी, हमारा केवल एक ही कहना है कि जो उच्च न्यायालय ग्वालियर की खंडपीठ ने निर्णय दिया है उसका अक्षरशः पालन हो, और उसकी पूरी अवहेलना की जा रही है। भैया किस तरह से आप बचाने की कोशिश है आप लोगों की जारी है? भाई हमारा बैनर पढ़ लीजिए आप। स्पष्ट मांग है कि जिलाधीश महोदय से और पुलिस अधीक्षक महोदय से कि जिन्होंने भी अवहेलना की है न्यायालय के आदेश की, हमारी टीम गई, उसने पाया कि कम से कम 90 पेड़ काटे जा चुके हैं। इसलिए माननीय न्यायालय के पास हम दोबारा जाएंगे कि आपने जो 6 सदस्यीय समिति बनाई थी उसको आप पुनर्जागृत करिए, दोबारा पेड़ों का ध्यान दिलाइए और पब्लिक करिए कि कौन से 79 पेड़ काटने वाले हैं। प्रकृति और मनुष्य अलग अलग नहीं है, पेड़ों से ही हमारा जीवन है। अगर पेड़ को काटा जाएगा तो भविष्य में हमारा जीवन ही खतरे में पड़ जाएगा। ये बात हम सबको समझनी चाहिए, सामान्य बात है। ये बात देखते हैं कि ये विरोध है वो शुरू हो गया है और लगातार आप देख रहे हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं। वो इसलिए पहुंचे हैं कि पेड़ों को बचाया जा सके और उनके तहत ये उनकी मुहिम है लगातार जारी है। और ऐसे में आप देखना ये है कि उनकी मुहिम कितना रंग लाती है। कैमरामैन लोकेंद्र पाल के साथ नासिर गौरी, IBC 24 ग्वालियर। छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु वन भैंसों की पूर्ति के लिए असम से 6 वन भैंसों की मांग की गई थी। अप्रैल 2021 में असम से 6 में से 2 वन भैंसे लाए गए, जिन्हें बारनवापारा अभ्यारण्य के बाड़े में कैद करके रखा गया। इसे लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता नितिन सिंघवी ने जनहित याचिका दायर करके कहा है कि NTCR के अप्रूवल के बिना भैंसे लाए जा रहे हैं और ये भी कहा गया है कि असम राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य का मौसम बिल्कुल अलग है, वन भैंसों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। दोषी वन विभाग के आला अधिकारियों के खिलाफ क्रिमिनल केस चलाए जाने की याचिका में मांग की गई है। और पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने असम राज्य सरकार और असम के PCCF से वन भैंसा लाए जाने के मामले में जवाब मांगा है। हाईकोर्ट में पेश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए असम राज्य सरकार और असम PCCF को दोबारा नोटिस जारी करके 20 फरवरी तक जवाब पेश करने के लिए कहा है। संस्कारधानी जबलपुर राम भक्त हनुमान की भक्ति में लीन नजर आ रही। पहली दफा संस्कारधानी जबलपुर में नर्मदा किनारे 108 संगीतमय सुंदरकांड पाठ कार्यक्रम की श्रृंखला में आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में संस्कारधानी वासी मौजूद रहे। श्री वात्सल्य सेवा धाम ने कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में शहर के तमाम साधु संत और राजनीतिक हस्तियां भी मौजूद रहीं। मां नर्मदा की सांध्य आरती के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ का आयोजन से शुरुआत हुई और ये पहली बार है जब बड़ी LED स्क्रीन और लाइट शो के साथ संगीत पर सुंदरकांड कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस धार्मिक बेला के साक्षी संस्कारधानी की जनता बनी, जिसने ठंड के बावजूद नर्मदा तट ग्वारी घाट में रुककर इस संगीतमय सुंदरकांड के धार्मिक आयोजन का आनंद उठाया। इस सुंदरकांड के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो धर्म के प्रति लोगों का अंधविश्वास बढ़ता जा रहा है उस चीज़ों को व्यवस्थित करना है और जो जबलपुर के विकास के लिए जरूरतमंद चीज़ें हैं उनके लिए उनकी आवाज़ उठाना और उसके लिए कार्य कराने को लेकर ये हमें कार्य कर रहे हैं। ये चतुर्थ सुंदरकांड हमने किया है और आगे हमारे 108 कार्यक्रम बाकी हैं जिनको हम कंटिन्यू ऐसे ही करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतने, लेकिन ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।